तो आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन। भैया बातचीत बंद कर लो तो आगे बढ़े। आज के टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अब देखिए क्या है, एनिमल जो है, एनिमल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान होता क्या है, जो फूड है वो पहले पचता है, तो फूड हम लोग ने पचा लिया। फूड पचाने के बाद सिंपल चीजों में बदल गया, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, जैसे आपका रुको लिख के बताते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो, जो फूड हम लोग ने लिया वो फूड हो गया डाइजेस्ट। जब डाइजेस्ट हो गया तो या तो अमीनो एसिड बना, या तो फिर आपका क्या बनेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर प्रोटीन खाया तो किस रूप में पचा, अमीनो एसिड। और अगर हम लोग ने लिपिड खाया तो क्या किस में बचेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और अगर हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट खाया तो बचेगा ग्लूकोज। सारा का सारा ग्लूकोज में बदल जाता है, इसलिए ब्लड शुगर इज ग्लूकोज, नॉट फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये था। अभी ये इन सभी का क्या हो जाएगा, इन सभी का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस कुछ और भी अदर सब्सटेंस निकल सकता है। अदर सब्सटेंस प्लस ATP जरूर निकलेगी। इस प्रोसेस को हमने बोला था सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो, CO2 क्या इंपॉर्टेंट गैस है क्या, नहीं, CO2 तो वेस्ट है। अच्छा, ये वाटर क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये मेटाबॉलिक वाटर है। दिस इज नॉट अ ड्रिंकेबल वाटर, ये ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। जो हम पी रहे हैं ड्रिंकेबल वाटर है, जो हमारे रिएक्शंस के बाद बन रहा है वो मेटाबॉलिक वाटर है। एंड दिस मेटाबॉलिक वाटर इज वेस्ट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए ये वेस्ट के रूप में होता है, यानी CO2 को निकालना पड़ेगा, वाटर को निकालना पड़ेगा, प्लस साथ ही अदर सब्सटेंस से मेरा तात्पर्य है कि फैट, जब अमीनो एसिड हम लेते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, अमोनिया भी बन जाता है। अमीनो ग्रुप बदल जाती है अमोनिया में, तो अमोनिया भी निकलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें इनसे इनसे कीटोन बॉडीज भी बन जाएगी, यानी अगर अमीनो एसिड होगा तो बनेगा अमोनिया, और अगर ये फैट है, फैट कहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बनेगा कीटोन बॉडीज। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे अदर सब्सटेंस जो शरीर के लिए बेकार है, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट हो चुके हैं। ये क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिज्म के बाद जो कचरा बनता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ज्यादातर मेटाबॉलिक वेस्ट में नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन वाले मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर में अगर रहेंगे तो ये शरीर में टॉक्सिसिटी कॉज कर देंगे। और अगर टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी तो हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी की सेल जीवित नहीं रहेंगी बल्कि मर जाएंगी, और मर गई तो फिर क्या ही फायदा। इसलिए इनको तुरंत निकालना पड़ेगा ताकि हम सबकी बॉडी में संतुलन बना रहे। इस संतुलन को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहे। इस कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए ही ये सारी जो जहरीले पदार्थ हैं इनको शरीर से बाहर निकाल देंगे। द प्रोसेस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और हमारे कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, देखो किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी काम एक्सक्रीशन नहीं होता, प्राइमरी काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। प्राइमरी काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, और सेकेंडरी काम क्या होता है, तो सेकेंडरी काम होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एंड व्हाट डज मीन द ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी फ्लूइड में, बॉडी के फ्लूइड में पानी और नमक संतुलित करने को, पानी और नमक संतुलित करने को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। क्योंकि अगर पानी और नमक का संतुलन बिगड़ा तो हमारी बॉडी के अंदर, आप देखो आपकी बॉडी में जरा सा डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी आपकी बॉडी में नहीं रुका, ठीक है, तो आपको सॉल्ट चढ़ा के पानी रुका जाता है, नमक का घोल NaCl सॉल्यूशन, सलाइन ड्रिप, सुना है नहीं सुना है, चलो उसके पहले सॉल्ट चढ़ा के नहीं तो सॉल्ट पिला करके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉल, ORS, इलेक्ट्रॉल, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट। बोलिए, सॉल्ट पानी को रोकता है। नमक और पानी का बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। बताओ, समुद्र में पानी है ना,
उसमें इतना ज्यादा पानी क्यों है? क्योंकि उसमें नमक है और नमक ने पानी को बांध रखा है, रोक रखा है। वैसे ही हमारे शरीर में जब नमक रहेगा तो पानी रुकेगा, नमक नहीं रहेगा तो पानी नहीं रुकेगा। इसीलिए जब हमें पानी को शरीर में रोकना होता है तो हम इलेक्ट्रॉल या ORS ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट देते हैं। अगर तब भी नहीं रुक रहा है तो सलाइन ड्रिप चढ़ा देते हैं। सलाइन ड्रिप में ग्लूकोज नहीं चढ़ाते, 5% NaCl घोल चढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज अलग चीज है और NaCl सलाइन ड्रिप अलग चीज है। तो क्या कह रहा है, एनिमल के शरीर में अमोनिया आया, कहां से आया? मेटाबॉलिक वेस्ट के दौरान। और क्या आया? यूरिया आ सकता है, यूरिया भी आ सकता है। और क्या आ सकता है? यूरिक एसिड भी आ सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आया था, वाटर आया था। और वो मिनरल, सुन लो पूरी बात, वो मिनरल जो हमने एक्सेस खा लिया वो भी तो वेस्ट के रूप में निकल जाएगा। अगर आप कोई चीज एक्सेस खा लेते हो, मिनरल की बात चल रही है, तो उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि मिनरल को स्टोर नहीं किया जाता है। तो देखो क्या लिखा है, सोडियम आपने एक्सेस खा लिया, निकाल दिया गया। सोडियम क्लोराइड खा लिया, निकाल दिया गया। पोटेशियम, फास्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, जितने मिनरल एक्सेस थे सब निकाल दिया गया। ठीक है, लिखा है ये सारे आए कहां से थे? बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब मेटाबॉलिज्म के दौरान बने थे। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए कैसे थे? मतलब शरीर के लायक है कि शरीर के लिए लायक नहीं है? शरीर के लायक नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए टॉक्सिक है, और टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर में रोकना ये समझो खतरे की घंटी है। इसीलिए अगर रोकेंगे तो डेथ हो जाएगी, डेथ ना हो इसके लिए इसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। कह रहा है और कुछ चीजें हम एक्सेस ले लेते हैं, जैसे पानी एक्स्ट्रा पी लो। अगर आपने एक्स्ट्रा पानी पी लिया, यूरिन ज्यादा आएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया जाएगा। जितनी जरूरत है रोक लिया गया, जितना एक्स्ट्रा है निकाल दिया गया। अगर आपने पानी कम पिया तो आपका यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, और आपकी यूरिनेशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना? आप ज्यादा बार टॉयलेट जाओगे कि कम बार? कम बार जाएंगे। फिर लिखा है द सब्सटेंस दैट हैव टू रिमूव टोटली या पार्सली। कह रहे जो सब्सटेंस आप निकाल रहे हो, कुछ को टोटली निकालना होगा, कुछ को पार्सली निकालना होगा। जैसे पानी, मिनरल, ये टोटली निकाल रहे हैं कि पार्सली? पार्सली। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट टोटली निकालना होता है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट टोटली नहीं निकालोगे, वही तो जहरीले हैं। सबसे ज्यादा जहरीला तो नाइट्रोजनस वेस्ट है। वेस्ट को हमेशा टोटली निकालना पड़ेगा, बाकी चीजों को एक्सेस है जितना उतना निकालना पड़ेगा। पानी एक गिलास पिया तो एक गिलास नहीं निकालते हैं भाई, जितना एक्सेस होगा वही निकलेगा, भले वो 2 टेबल स्पून हो या 10 टेबल स्पून हो, जितना हो। इस चैप्टर में हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, मतलब कैसे चीजों को डिस्चार्ज किया जाता है। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। स्पेशल एम्फेसिस, मतलब सारा ध्यान वही रहेगा नाइट्रोजनस वेस्ट पे। 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हमें पढ़ने हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील है, इसीलिए पानी वाले जीव जंतुओं का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या माना जाता है? अच्छा, सबसे कम घुलनशील कौन सा है? यूरिक एसिड। और इसीलिए जो जहां पे पानी की कमी है, जैसे लिजार्ड हुआ, रेप्टाइल की बात कर रहा हूं, जैसे लिजार्ड हो गया, बर्ड्स हो गया, ठीक है ना, उसके बाद इंसेक्ट्स हो गए, इन सभी का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? हाँ, फार्मूला RBI याद रखना, R फॉर रेप्टाइल, B फॉर बर्ड, I फॉर इंसेक्ट, और RBI लिमिटेड याद रखना, ठीक है ना। लैंड स्नेल भी आएगा इसमें, अभी पढ़ेंगे आगे। अमोनिया किसका है? पानी वालों का। ये किसका है? ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वालों का। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या रेप्टाइल, बर्ड और इंसेक्ट और लैंड रेप्टाइल्स, ठीक है, वो लैंड स्नेल्स। और ये किसका है? ये लैंड वालों का है। अब देखिए क्या लिखा है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है जो एनिमल्स द्वारा डिस्चार्ज किए जाते हैं। अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला है और उसके लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए। और सबसे कम जहरीला कौन सा है? यूरिक एसिड, उसके लिए ना के बराबर पानी चाहिए। इसलिए जो जीव जंतु यूरिक एसिड डिस्चार्ज करते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं, यानी पानी की मात्रा को कंजर्व कर लेते हैं। यानी वाटर कंजर्वेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। देखो लिखा है, इसीलिए यूरिक एसिड को लीस्ट पानी चाहिए। लीस्ट टॉक्सिक है, लीस्ट पानी चाहिए निकालने के लिए, यानी लीस्ट लॉस ऑफ वाटर होगा, मतलब मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा। अब देखिए, पहले अमोनिया निकालने वालों की बात करते हैं। अमोनिया निकालने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म। देखो, एक होता है अमोनोटेलिक, एक होता है अमोनोटेलिज्म। देखिए, अगर बात करें प्रोसेस की बात करें तो टेलिज्म, और एनिमल की बात करें अमोनोटेलिक। बताइए एनिमल कैसा है? जो एनिमल अमोनिया निकालेगा अमोनोटेलिक, और इस विधि को क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिज्म। इसमें क्या क्या आएंगी? बोनी फिश की कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश पानी वाले जीव जंतु आएंगे ना। फिश कहां रहती है? पानी में।
और कार्टिलेजिनस फिश क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो फ्रेश वाटर वाली पानी में रहती है उनकी बात कर रहे हैं। कार्टिलेजिनस वाली जो है यूरिया निकालती है, वो क्या निकालती है? यूरिया। तो बताइए, पहला बोनी फिश, दूसरा बताइए एक्वेटिक एम्फीबियंस। एक्वेटिक एम्फीबियंस की टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। एक्वेटिक एम्फीबियंस का मतलब जो पानी में रहते हैं, जमीन पर नहीं आते या बहुत कम आते हैं, उनकी बात चल रही है। फिर एक्वेटिक इंसेक्ट्स, बताइए तीन एग्जांपल क्या है? पहला ऑल बोनी फिश की मैनी बोनी फिश। अच्छा, एक्वेटिक एम्फीबियंस की सारे एम्फीबियंस। एक्वेटिक इंसेक्ट या ऑल इंसेक्ट? एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। एक्वेटिक इंसेक्ट का जैसे प्रॉन, झींगा मछली, जैसे लोबस्टर, ठीक है ना, जैसे और क्रिस्टेशियंस। क्रिस्टेशियंस पानी वाले कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं। ये नेचर में अमोनोटेलिक होती है। चूंकि पहले ही बताया जा चुका है, अमोनिया पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है। अमोनिया पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है, तो इसका डिफ्यूजन द्वारा इसका रिमूवल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? डिफ्यूजन द्वारा। और डिफ्यूजन हमेशा होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो लिखा है इट इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस। कहता है दो जगह से डिफ्यूज होगा, या तो मेरे शरीर के अंदर है और मेरी त्वचा से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, एक ऐसा हो सकता है। या तो अगर मैं पानी में हूं तो मेरे पास गिल्स होगा। पानी वाले जीव जंतुओं में क्या होता है? गिल्स होता है, तो मेरे गिल्स से बाहर आ जाएगा पानी में। तो इसका मतलब इधर डिफ्यूज फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस इनटू द वाटर और डिफ्यूज बाय द गिल सरफेस, स्पेशली इन केस ऑफ फिश के केस में। और किस रूप में निकलेगा? अमोनिया के रूप में नहीं निकलता, अमोनियम आयन के रूप में निकलता है, NH4+। फिर क्या गया? किडनी किसके रोल के लिए कभी किसके लिए कभी रोल प्ले नहीं करती? किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल। मतलब अमोनिया डिस्चार्ज करने के लिए किडनी कभी कोई रोल प्ले नहीं करती। क्यों नहीं करती? किडनी को अमोनिया छानना होगा, छानने के बाद उसको थोड़ी देर तक स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके उसमें क्या एक्सचेंज होगा मटेरियल का, और उसके बाद पीएच भी मेंटेन करना है। यानी कि बहुत सारी प्रोसेस होगी, 3 घटनाएं होंगी, ठीक है ना। पहला क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या होता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। इतनी प्रोसेस कराने में ही उसको घंटों लग जाएंगे, और इतने घंटों तक अगर आपने अमोनिया को स्टोर किया तो अमोनिया होता है वेरी वेरी टॉक्सिक, और इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी फैला देगा कि हमारी डेथ हो जाएगी। तो फायदा क्या? निकालने से पहले ही डेथ हो गई। इसका मतलब किडनी को इन्वॉल्व ही मत करो, डायरेक्ट निकाल दो। बताइए ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसके लिए किडनी कोई रोल प्ले नहीं करती? अमोनिया, ठीक है। किस रूप में निकाला जाता है? अमोनियम आयन, ठीक है। और ये कहां से निकाला जाता है? इधर बाय द जनरल बॉडी सरफेस और बाय द गिल्स इन केस ऑफ फिश। आगे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन मतलब जो लैंड पे रहते हैं, यानी हम लोगों की बात चल रही है। इनमें लेसर टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल दिया जाता है। अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल दिया जाता है। हमारे अंदर भी अमोनिया ही बनता है। अब आप बोलोगे सर लेकिन हम लोग तो यूरिया डिस्चार्ज करते हैं। बनता अमोनिया है। कहां बनता है? लिवर में। कहां बनता है? लिवर दाहिनी तरफ होता है। इधर लिवर है, इधर स्टोमक है, तो लिवर में बनता है। और लिवर में बनने के बाद अमोनिया बदल जाता है किसमें? यूरिया में, NH2CO NH2। यानी कि 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का, 1 मॉलिक्यूल CO2 का पानी निकाल देता है, वाटर रिमूव कर देता है, तो बन जाता है NH2CO NH2। NH3 से एक हाइड्रोजन निकला, एक इस NH3 से एक हाइड्रोजन निकला, CO2 से ऑक्सीजन निकला, तो जब तीनों वाटर निकल जाएगा तो बनेगा NH2CO NH2। एंड दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। फिर आगे बताया गया, पहले तो इसको हमने यूरिया में बदला। अब यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। कहते हैं और कुछ जीवों में हम यूरिक एसिड में बदल लेते हैं। यूरिक एसिड, हालांकि यूरिक एसिड अमोनिया से नहीं बनता, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। किसके? प्यूरिन की पिरिमिडिन। प्यूरिन की पिरिमिडिन। तभी कभी कभी किसी व्यक्ति में प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाता है, तो यूरिक एसिड जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, छोटे जॉइंट्स में, और फिर उनके जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, फिर आपकी फिंगर नहीं मुड़ेगी। इसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस, GOUTY, गाउट या गाउटी आर्थराइटिस। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। मैमल में बहुत सारे लैंड वाले एम्फीबियंस में, देखो ऊपर लिखा था एक्वेटिक एम्फीबियन, यहां लिख दिया टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाले एम्फीबियंस। और मैरीन फिश, वहां लिखा था बोनी फिश, यहां मैरीन फिश। मैरीन फिश यानी कार्टिलेजिनस फिश मैमल में, और लैंड वाले एम्फीबियंस में, और समुद्र वाले फिशेस में मेनली क्या निकलता है? यूरिया। इस तरह के उसको एनिमल को क्या बोलेंगे, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म, देखिए लिखा भी है ये बात। अमोनिया पहले मेटाबॉलिज्म के दौरान बना, फिर वो कन्वर्ट हुआ किसमें? यूरिया में।
यानी बना तो हमें भी अमोनिया, लेकिन कन्वर्ट कर दिया गया यूरिया में। कैसे? पूछा गया है कि यूरिया डिस्चार्ज करने से हम कौन से दो एक्सक्रीटरी बेस डिस्चार्ज कर देते हैं, एक अमोनिया और एक CO2। दो चीजें निकाली ना हमने। फिर आगे बोला है कि ये बनता कहां था, बताइए अमोनिया अमोनिया प्रोड्यूस कहां हुआ था? लिवर में। फिर लिवर में ही उसे बदल दिया गया, बदलने के बाद यूरिया में बदल गया। बताओ अमोनिया कहां बना था हमारे अंदर, और उसको किस में बदल दिया गया? यूरिया में। बदलने के बाद उसको ब्लड में डाल दिया गया। ब्लड उसे कहां तक लेके आ गया? किडनी। किडनी ने उसे छान के यूरिन यानी पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये जो यूरिया बना था लिवर के अंदर, अब ये रिलीज कर दिया गया ब्लड में, ब्लड को फिल्टर कर दिया गया और फिल्टर करके किडनी ने उसे बाहर निकाल दिया वाया यूरिन। कुछ यूरिया हमारे किडनी के इंटरस्टिशियम फ्लूइड में स्टोर हो जाता है ताकि हम अपनी डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। बताइए कुछ जीवों में जो किडनी होती है उसके अंदर यूरिया स्टोर हो जाता है ताकि हम डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकेंगे, और ये बात अभी हम आगे पढ़ाएंगे, हो सकता है आज, हो सकता है कल। तो देखो क्या लिखा है, कुछ यूरिया रिटेन हो जाता है कहां पे? किडनी के मैट्रिक्स यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। सम ऑफ दिस एनिमल मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, ताकि हम लोग अपनी ऑस्मोलैरिटी को स्टोर कर, मतलब मेंटेन कर सके, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये हमारे ब्लड की इतनी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। यूरिन की होती है 1200। फिर लिखा आरबीआई लिमिटेड। आरबीआई लिमिटेड का मतलब क्या बताया था? आर फॉर रेप्टाइल, बी फॉर बर्ड्स, आई फॉर इंसेक्ट और लिमिटेड फॉर लैंड स्नेल। ये सारे क्या निकालते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं यूरिक एसिड के रूप में। क्या फार्मूला था? आरबीआई लिमिटेड। आर फॉर रेप्टाइल, बी फॉर बर्ड्स, आई फॉर इंसेक्ट, एल फॉर वो। और ये देखो गोलियों के रूप में निकल रहे हैं या पेस्ट के रूप में निकल रहे हैं, गोलियां या पेस्ट के रूप में निकल रहे हैं, और मिनिमम लॉस ऑफ वाटर कर रहे हैं कि मैक्सिमम? ठीक है, और इस तरह के एनिमल को क्या बोलेंगे? यूरियो वो था यूरियो, ये यूरिको, वो था यूरियो, ये है यूरिको। फर्क है कि नहीं है? अगर हम सर्वे करें पूरे एनिमल किंगडम की जांच करें तो हमको पता चलेगा कि सब में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया था कोई भी चीज कहीं से पहले फाइलम से स्टार्ट नहीं होती, तो क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम पहले फाइलम से स्टार्ट हो गई? एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहले फाइलम से स्टार्ट हो गया? नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहली बार बना प्लेटी से। कहां से बना? प्लेटी से। तो देखना यहां आगे लिखेगा, ये देखो प्लेटी। ठीक है, तो जब हम एनिमल किंगडम का सर्वे करेंगे तो पता चलेगा डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट द स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है। ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स। और वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। समझ रहे हो? कह रहा है इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, और हम लोगों में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। उन्हीं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म को क्या कह दिया? किडनी कह दिया है। कहा गया कि ये स्ट्रक्चर, अब सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर, मतलब इसके बारे में यहाँ आगे जानकारी दी गई है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में दी गई है। जैसे पहली बार किस फाइलम में बना? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। किस रूप में बना? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो मतलब कम विकसित, और नेफ्रिडिया का मतलब उसका नाम है, नेफ्रिडिया का नाम है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया गया? नेफ्रिडिया। चूंकि वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का था तो नाम क्या दिया गया? प्रोटोनेफ्रिडिया। बताइए प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम फ्लेम सेल, क्योंकि फ्लेम जैसी दिखती है, नाम पड़ा फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम। और ये पहली बार किस फाइलम में बना? प्लेटीहेल्मिन्थेस। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो फ्लैट वाले जीव आते हैं, फ्लैट वर्म, जैसे फीताकृमि यानी टेप वर्म, फैसियोला हिपैटिका, है ना, प्लेनेरिया। तो एग्जांपल आएगा प्लेनेरिया, इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। और देखो और कहां होता है? फार्मूला पार्क, PARC। फार्मूला क्या है? याद रखना है, पार्क की स्पेलिंग PARK होती है, लेकिन हमें याद रखना है PRC। P फॉर प्लेटीहेल्मिन्थेस के प्लेनेरिया में पाया जाएगा, P फॉर प्लेटीहेल्मिन्थेस के प्लेनेरिया में पाया जाएगा, A फॉर कुछ एनिलिड्स में पाया जाएगा, ये रहा सब एनिलिड्स में पाया जाएगा, R फॉर रोटीफर्स में पाया जाएगा, और C फॉर सिफेलोकॉर्डेट में पाया जाएगा। सिफेलोपोड नहीं, सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोपोड मोलस्का का मेंबर होता है, सिफेलोकॉर्डेट कॉर्डेटा का मेंबर है, हम लोग के ग्रुप का मेंबर है। बताइए सिफेलोपोड की सिफेलोकॉर्डेट? सिफेलोकॉर्डेट। और सिफेलोकॉर्डेट में आता है एम्फिऑक्सस।
एम्फिऑक्सस आता है, एम्फिऑक्सस। ठीक है, तो बताइए फार्मूला क्या बना, पार्क, PARC, P फॉर प्लेटीहेल्मिन्थेस का प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस का प्लेनेरिया। ठीक है, फिर A फॉर एनिलिड, R फॉर रोटीफर, और C फॉर सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट की सिफेलोपोड, और इसमें आता है एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस। एक चीज हो गई। अब जो बात मैंने पहले बताई थी वही बात यहां लिख रहा है, वो कह रहा है कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका प्राइमरी काम क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन, सेकेंडरी काम क्या होता है, एक्सक्रीशन। तो देखो क्या लिखा है, प्रोटोनेफ्रीडिया का प्राइमरी काम है आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। आयनिक एंड, आयनिक क्यों बोला, सॉल्ट के चक्कर में, फ्लूइड क्यों बोला, पानी के चक्कर में, यानी पानी और नमक को संतुलित करना, और पानी और नमक को संतुलित करने को क्या बोलते हैं, यानी प्राइमरी काम हमेशा ऑस्मोरेगुलेशन है। अच्छा, अब प्रोटोनेफ्रीडिया से भी एडवांस होता है नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा। ये कहां पाया गया, एनिलिडा में, यानी अर्थवम में, एनिलिडा में यानी अर्थवम में, एनिलिडा यानी अर्थवम में। अब आप बोलोगे सर एनिलिडा में ये पाया गया कि प्रोटोनेफ्रीडिया पाया गया, कुछ एनिलिड्स बोला जाए, कुछ एनिलिड्स, तो आप बताओगे प्रोटोनेफ्रीडिया। ज्यादातर एनिलिड्स बोला जाए इंक्लूडिंग अर्थवम, तो आंसर आएगा आपका ये नेफ्रीडिया। यानी ज्यादातर एनिलिड्स में क्या पाया जाता है, ज्यादातर एनिलिड्स में क्या पाया जाता है, कुछ में क्या पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये बात याद रखिएगा। फिर क्या बोला गया, नेफ्रीडिया का भी वही काम है, क्या काम है, एक काम देखो, ऑस्मोरेगुलेशन, फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। और दूसरा काम देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, सही है। अच्छा, मालपिगियन ट्यूब्यूल कहां पाया जाएगा, मालपिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है इंसेक्टा में, इंसेक्ट्स में। ये देखो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में पाया जाता है, इंक्लूडिंग कॉकरोच, कॉकरोच को लेकर के। और कॉकरोच में आप पढ़ोगे कि कॉकरोच में एलिमेंट्री कैनाल में 3 भाग होते हैं, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। तो किसके जंक्शन पर, फोरगट एंड मिडगट की, मिडगट और हिंडगट, मिडगट और हिंडगट, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर। इसका नंबर होता है 100 से 150, कलर होता है येलो, कलर येलो, 100 से 150 येलो कलर के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मालपिगियन ट्यूब्यूल का भी वही काम है, क्या काम है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन ये सेकेंडरी काम है, और प्राइमरी काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, एंटीनरी ग्लैंड, मतलब एंटीनरी ग्लैंड ग्रीन कलर की होती है, एंटीना पर पाई जाती है, एंटीना निकलता है ना इंसेक्ट से, कुछ इंसेक्ट्स के एंटीना पर, कुछ, सब पर नहीं, कुछ इंसेक्ट जैसे झींगा मछली यानी प्रॉन, प्रॉन के एंटीना पर हरे कलर की कुछ ग्लैंड होती है, इन्हें ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड कहते हैं। इसका भी वही काम है, प्राइमरी काम है ऑस्मोरेगुलेशन, सेकेंडरी काम है एक्सक्रीशन। देख लो लिखा है, सही है। ये हो गया अपना ये वाला एक एक लाइन। अब आते हैं इस पे, ये हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हम लोग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, देखो कल बात हो रही थी, ये किडनी, 2 किडनी आएंगी, एक लेफ्ट और एक राइट वाली, 2 किडनी आएगी। ठीक, अब देखिए किडनी के पास 2 सप्लाई है, हमारी बॉडी के अंदर 2 सप्लाई, एक आर्टरी की, एक वेन की। सबसे मोटी आर्टरी का नाम एरोटा, और सबसे मोटी वेन का नाम वेना केवा। तो देखो वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है हर जगह से, हर जगह से, सिर्फ किडनी से नहीं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ वेना केवा, पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिसीव करना। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ एरोटा, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। तो देखो एक पाइपलाइन सप्लाई करेगी, एक ले जाएगी। ठीक, किसी भी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अब देखो यहीं से टुकड़ा टूटता रहता है, यहीं से ये देखो ब्रांच निकलती रहती है। देखो इस किडनी को इसने सप्लाई किया, इस किडनी को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया। अब सवाल ये उठता है, इस किडनी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देखो लेके जा रही है, और ये देखो इस किडनी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। जो ला रही है रीनल आर्टरी, जो ले जा रही है रीनल वेन, लाल कलर वाली रीनल आर्टरी, ब्लू कलर वाली रीनल वेन। इसमें लाल क्यों दिखाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये नीला क्यों दिखाया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप समझ में आ गई बात, कितनी बातें क्लियर है, ये फिगर क्लियर। अब आगे चलते हैं, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है। देखो पास के लिए बोला जाता है एड बोलते हैं एडजेसेंट टू माई होम, एडजेसेंट टू माई होम मतलब मेरे घर के पास, है ना, या एडजेसेंट टू दिस प्लेस यानी कि उसके करीब। देखो एड मतलब पास, रीनल मतलब किडनी, किडनी के पास एक वो है ग्लैंड, उसका नाम पड़ा एड्रीनल ग्लैंड। इसी को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर की तरफ है, नाम पड़ा सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, एक बार देखिए
ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें एक पेयर किडनी है, दिख गया, एक पेयर किडनी है, एक पेयर यूरिटर है। यूरिटर क्या होता है? वो पाइपलाइन जो किडनी से निकलती है उसे यूरिटर कहते हैं, जैसे यहां आप देख सकते हो। और वो खुल कहां रही है? सिंगल यूरिनरी ब्लैडर में, एक यूरिनरी ब्लैडर में खुल रही है। उसके अलावा फिर क्या होगा? यूरिथ्रा, एक यूरिथ्रा होता है, और यूरिथ्रा से कहीं यूरिन लीक ना कर जाए इसमें दो स्टॉपर लगे होते हैं। स्टॉपर को स्फिंक्टर बोलते हैं, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एक इंटरनल स्फिंक्टर। तो दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इतनी बात क्लियर? एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर रोकते हैं किसको? यूरिन को बाहर आने से। इतनी बात क्लियर? तो ह्यूमन बीइंग में एक पेयर किडनी है, एक पेयर यूरिटर है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है, सिंगल को ए बोल सकते हैं। अच्छा, और एक ही यूरिथ्रा है। किडनी रेडिश ब्राउन होती है, किडनी का कलर रेडिश ब्राउन, शेप बीन शेप, बीन शेप होती है। और किडनी जो होती है ये प्रेजेंट होती है लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से थर्ड लंबर तक, यानी यहां प्रेजेंट होती है। डोर्सल साइड की वेंट्रल साइड। अगर इधर दर्द हुआ तो किडनी का, इधर दर्द हुआ तो लिवर या पेट का हो सकता है। आगे दर्द होता है तो लिवर या पेट का हो सकता है, पर पीछे हो रहा है तो किडनी। किडनी डोर्सल साइड पे कि वेंट्रल? डोर्सल साइड पे। पोजीशन बताइए, लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर, लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर। देखो, किडनी रेडिश ब्राउन होती है, किडनी बीन कलर की होती है, वो बीन शेप की होती है। और कहां प्रेजेंट होती? बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। और कहां होती? डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी की वेंट्रल इनर वॉल। डोर्सल की अंदर की वाल पे कि वेंट्रल के अंदर की वाल पे? डोर्सल के अंदर की वाल पे, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। थोरेसिक तो ऊपर है, ये नीचे एब्डोमिनल कैविटी। हर एक किडनी हमारे एडल्ट मैन में जो पाई जाती है उसकी लंबाई 10 से 12, उसकी चौड़ाई 5 से 7 और उसकी थिकनेस 2 से 3। बताइए लंबाई बताइए। 10 से 12 चौड़ाई बताइए, 5 से 7 मोटाई बताइए, 2 से 3 सेंटीमीटर में है सारा, याद रखिएगा। सेंटीमीटर में है। हर एक किडनी का वेट है लगभग 150 ग्राम के करीब होता है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 120 टू 170, 120 से लेके 170 लगभग 150 ग्राम का होता है किडनी, ठीक है ना? तो अगर फ्लेक्सिबल पूछे 120-170। और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस, कहता है इसके पास एक कॉनकेव सरफेस है। ये देखो कॉनकेव, ये रहा, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? और ये तो कह रहा है कॉनकेव सरफेस के सेंटर में क्या होता है? देखो ये जा रही है, कुछ चीजें निकल रही है, क्या जा रहा है, क्या निकल रहा है? कह रहा है किडनी के सेंटर में, जो किस सरफेस पर है? कॉनकेव सरफेस पर एक खांचा है। इस खांचे को हाइलम कहते हैं, खांचे को हाइलम कहते हैं, जहां से यूरिटर, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में रीनल आर्टरी, रीनल वेन आ जाएगा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन आ जाएगा, और नर्व एंटर करती है। और जब ये क्वेश्चन आया था गलत कराने के लिए, वहां लिख दिया था एग्जिट करती है। एग्जिट की एंटर कौन कौन सी 3 चीजें? पहला यूरिटर, जो किडनी से पाइपलाइन निकलती है उसे यूरिटर बोलते हैं, यूरिटर। दूसरा ब्लड वेसल का मतलब रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। अच्छा, नर्व, अगर नर्व नहीं होगी तो किडनी में कभी दर्द हुआ, पथरी हो जाती तो दर्द होता है, या कोई प्रॉब्लम हुई पता कैसे चलेगा? तो इसलिए नर्व सप्लाई भी होगी। और इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर की तरफ, ये देखो हाइलम के अंदर चलते हैं। हाइलम ये रहा, ये खांचा क्या है? हाइलम, ये खांचा है हाइलम। और इसके पीछे देखो, ये देखो, ये एक चौड़ा सा, ऐसे देखो, ऐसे करके स्पेस, ऐसे ऐसे करके फनल लाइक, फनल लाइक चौड़ा सा स्पेस दिख रहा है, ऐसे फनल लाइक, ये चौड़ा चौड़ा स्पेस दिख रहा है, इसे पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस। पूरा नाम क्या है बताइए? नॉच के पीछे की तरफ एक फनल शेप का स्ट्रक्चर है, फनल शेप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, या केवल पेल्विस बोल दीजिए। क्या लिखा है? इनर टू द हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। वहां पेल्विस लिखा था या रीनल पेल्विस लिखा था? कह रहा है इससे कुछ उभार है, इससे कुछ उभार, देखो इससे कुछ उभार दिखेंगे, इससे कुछ निकले हुए प्रोजेक्शंस यानी उभार दिखते हैं। ये देखो उभार के रूप में दिख रहा है। ये तो फनल शेप स्ट्रक्चर हो गया, नाम है रीनल पेल्विस। ये फनल शेप स्ट्रक्चर हो गया, नाम है रीनल पेल्विस। और इन्हीं से कुछ उभार या ट्यूब्स जुड़ी हुई है। ये उभार है, ये उभार है, ये उभार, ये गड्ढा है, ये गड्ढा, ये उभार, ये गड्ढा, ये उभार, ये गड्ढा। इस तरीके से ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस का मतलब उभार, उभरी हुई चीजें। तो कुछ उभरी हुई चीजें ऐसे दिखाई पड़ रही, इनको कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स, इनको कैलिक्स कहते हैं। देखो अगर छोटा है तो माइनर कैलिक्स, और थोड़ा बड़ा है तो मेजर कैलिक्स। पहले माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, और फिर पेल्विस, और फिर यूरिटर। बताओ सबसे पहले ये क्या है?
ये क्या है? ये क्या है? पेल्विस। और ये क्या है? यूरिटर। हाँ, तो यहां तक हम लोग पहुंचे। इनको प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? कैलिक्स या कैलिसिस। देखो, सिंगुलर और प्लूरल वाला चक्कर है। सिंगुलर में कैलिक्स और प्लूरल में कैलिसिस। तो देखो, आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। किडनी को बाहर से छुएंगे टफ लगेगा। टफ कैप्सूल जैसा सख्त होता है। बात बताइए, किडनी के चारों तरफ जो टफ लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल। इसके अंदर की तरफ दो जोन होते हैं, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। जस्ट लाइक अ ब्रेन। ब्रेन में भी तो यही होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अच्छा, मेडुला जो होता है उसमें क्या होता है? कुछ कोनिकल मास होते हैं। कोनिकल मास को मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। इधर देखो, ये वाला फिगर फिर से समझो। ये रहा, ये क्या है? कॉर्टेक्स। ये क्या है? मेडुला। ये बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर धसा है मेडुला। अच्छा, मेडुला में देखो कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर है। ये देखो कोनिकल, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, कोनिकल स्ट्रक्चर। दिस कोनिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज मेडुलरी पिरामिड। इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। बताइए, कोनिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज मेडुलरी पिरामिड। ये पिरामिड का भाग है कि कॉर्टेक्स का? तभी तो नाम पड़ा मेडुलरी पिरामिड। अब इसके अंदर ऐसी ऐसी लाइनिंग है। ये ऐसी ऐसी लाइनिंग कुछ और नहीं है, ये जो नेफ्रॉन्स हैं उनका कलेक्टिंग डक्ट है। नेफ्रॉन्स का कलेक्टिंग डक्ट है। और मैं आपको बता दूं, कलेक्टिंग डक्ट कभी भी नेफ्रॉन का ओरिजिनल पार्ट नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट किसी नेफ्रॉन का ओरिजिनल पार्ट नहीं है। अभी आने वाले नेफ्रॉन के पार्ट बताएंगे, जैसे पीसीटी, डीसीटी, वुमेन कैप्सूल, ये सारे ये उसके पार्ट है, पर कलेक्टिंग डक्ट उसका पार्ट नहीं है। बताइए, रीनल पिरामिड कहां पाए जाते हैं? मेडुला में। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पिरामिड। किसमें खुलते हैं? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स किसमें खुलता है? मेजर कैलिक्स किसमें खुलता है? रीनल पेल्विस किसमें खुलता है? यूरिटर किसमें खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर किसमें खुलता है? यूरिथ्रा। और वहां से सुसु बाहर। ऐसे करोगे यहीं पे किसी की हो जाएगी। अच्छा, मम्मी ऐसे कराती थी ना बचपन में। मत करो अभी, किसी को आदत हुई तो गीला हो जाएगा। अभी अभी बेचारे डायपर भी नहीं पहने होंगे। आगे अब देखो, अब देखो क्या बोला उन्होंने। ये देखिए, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है। और इनके बीच में ये देखो कॉर्टेक्स का हिस्सा। कह रहा है पिरामिड के बीच बीच में कॉर्टेक्स का हिस्सा धंसा रहता है। देखो, पिरामिड के बीच में, पिरामिड किसका पार्ट है? मेडुला का। मतलब ये मेडुला का पार्ट है, ये मेडुला का पार्ट है, लेकिन ये मेडुला का पार्ट नहीं है, कॉर्टेक्स का पार्ट है, जो कि ऐसे आके ऐसे धस गया है, ऐसे आके ऐसे धस गया है, फिर ऐसे आके ऐसे धस गया है, फिर ऐसे आके ऐसे धस गया है। इस धसे हुए हिस्से को, जो कॉलम जैसा दिख रहा है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, या तो कॉलम ऑफ बर्टिनी बोल दो, या पूरा नाम है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, बर्टिनी नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अच्छा, हर एक किडनी के अंदर कुछ यूनिट होती है। जैसे हमारे फेफड़े की यूनिट का नाम एल्विलाई, बॉडी की यूनिट का नाम सेल, ठीक है ना? वैसे ही इसकी भी कोई यूनिट होती होगी। इसकी यूनिट का नाम है क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने होते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख। हर एक किडनी में 10 लाख, तो दोनों किडनी में 20 लाख। याद रखना। और फिक्स नहीं है, अप्रोक्स लिखा है, अप्रोक्स। क्या लिखा? नियरली, लगभग 1 मिलियन होते हैं। और कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोला था कि सिंपल, हम लोगों में सिंपल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम वर्टिब्रेट हैं। इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल और वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म्स को ही हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट है कि फंक्शनल यूनिट है कि दोनों है? तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, दोनों तरह की यूनिट है, याद रखिएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। हर एक नेफ्रॉन में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ठीक है? पहला भाग कौन सा होता है? पहला भाग होता है कौन सा? ग्लोमेरुलस।
और दूसरा होता है नेफ्रिक टिब्यूल। नेफ्रिक टिब्यूल, ग्लोमेरुलस या नेफ्रिक टिब्यूल, याद रखिएगा। तो दो पार्ट होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा नेफ्रिक टिब्यूल बोल दो या रीनल टिब्यूल बोल दो, एक ही बात है। नेफ्रिक टिब्यूल या रीनल टिब्यूल एक ही बात है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? कैपिलरी का जाल है। ग्लोमेरुलस किसका जाल है? कैपिलरी का जाल होता है। ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। आपको कल भी बताया था, आर्टरी और वेन के बीच में क्या होती है? कैपिलरी। लेकिन ये एक ऐसी कैपिलरी, एक खास बात है जो आर्टरी के और आर्टरी के बीच में है। एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, दिस इज द स्पेशल केस जहां पे दो आर्टरी के बीच में है। देखो ग्लोमेरुलस को जरा समझो पहले, यहाँ इस फिगर को पहले समझो। ये जो हमारी रीनल, देखो एरोटा आया, एरोटा आया, एरोटा, एरोटा आया। एरोटा किसमें टूट गया था? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किसमें स्प्लिट हो गई? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल देखो एक जाल बना दिया, यही जाल ग्लोमेरुलस कहलाता है। यही जाल क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। अब यहां से फिर से ये देखो ऐसे बाहर आया, जब बाहर आया तो उसको इफरेंट आर्टेरियोल। देखो जो ब्लड ला रहा है एफरेंट, जो ले जा रहा है इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट के बीच में क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज नथिंग, इट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी यानी रक्त केशिकाओं का जाल है, रक्त केशिकाओं का जाल है। अब ये जाल ऐसे आया और ये चारों तरफ लिपट गया, किडनी के चारों तरफ, सॉरी नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपट गया। जब लिपट गया तब इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहीं लिखा होगा, आगे लिखा है, वो थ्योरी में लिखा है। तो इस जाल को बोलने लगते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पीसीएल। ठीक है। और जब ये जाल, ध्यान देना, जब ये जाल लूप, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इतने स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं? हेयर पिन लाइक। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। जब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क लूप ऑफ हेनले के पैरेलल हो जाता है तो इसे क्या बुलाते हैं? वासा रेक्टा बुलाते हैं। फिर से बात सुनो, फिर से बात सुनो, ध्यान दो। ब्लड कौन लेके आया? एरोटा। एरोटा से कहां आया? रीनल आर्टरी से कहां आया? एफरेंट से कहां आया? ग्लोमेरुलस से कहां गया? इफरेंट। जब नेफ्रॉन के चारों तरफ रैप्ट हो जाए, लिपट जाए, तब इसे क्या बुलाते हैं? हाँ, तब इसे बुलाते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अगर लूप ऑफ हेनले के पैरेलल हो गया, अगर हो गया तो वासा रेक्टा बुलाएंगे, नहीं हुआ नहीं बुलाएंगे, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, जिसका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है वहीं पे ये यू से बना पाता है, जिसका लूप ऑफ हेनले छोटू सा होता है उसका ये नहीं बना पाता है। मैं आपको अभी हिंट दूंगा किसका बना पाएगा, किसका नहीं बना पाएगा। मतलब हिंट अभी दे दिए, अब बताऊंगा, आप बताओगे मुझे खुद ही आगे चल के कि कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो हमारे एक सिस्टम हुआ, ये तो एक सिस्टम हुआ ना। ये नेफ्रॉन का एक भाग पढ़ा ना आपने, एक भाग क्या था? ग्लोमेरुलस। तो हमने ग्लोमेरुलस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अच्छा जरा सुनो, जब ये पाइप खत्म हो रही है यहां पे, तो इसका भविष्य क्या है? इसका भविष्य ये है, ये बन गई रीनल वेन। क्या बन जाएगी आगे चल के? रीनल वेन। रीनल वेन आगे चल के कहां खुल जाएगी? वेना केवा। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, सुपीरियर वेना केवा कि इंफीरियर वेना केवा? हार्ट यहां है, नीचे वाली पाइपलाइन में खुलेगा कि ऊपर वाली पाइपलाइन? किडनी तो नीचे है ना हार्ट के, तो इंफीरियर वेना केवा कि सुपीरियर? और आपके फिगर में जाके पीछे वाले में देखो तो होगा, है ना, इंफीरियर वेना केवा। पीछे वाला फिगर, आगे वाला नहीं, आगे बैक पेज वाला बोल रहा हूं ना। अब देखो क्या बोला है, यानी हर एक नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस जाल होता है, किसका जाल होता है? कैपिलरीज के फॉर्म का, जो एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में होता है। ब्लड जो आता है ग्लोमेरुलस, ब्लड जो आता है ग्लोमेरुलस में, फिर उसे दूर कौन ले जाता है? लाने के लिए एफरेंट, दूर ले जाने के लिए फ्रेंड। दोनों के बीच के जाल को ग्लोमेरुलस या फिर बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। ग्लोमेरुलस या ब्लड कैपिलरी। ठीक। अब चलो दूसरा पार्ट क्या था? रीनल टिब्यूल। पहला पार्ट था ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट था रीनल टिब्यूल। जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो डबल वॉल स्ट्रक्चर होते हैं। चलो इसको भी पहले समझा दें। ये ऐसा होता है, इसको थोड़ा क्लियर कर लें। ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो डबल वॉल है कि सिंगल वॉल? आउटर वॉल, इनर वॉल, और कप जैसा है, कप जैसा।
प्याले नुमा, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। फिर ये देखो ऐसे हल्का सा कन्वोल्यूट हो गया, कन्वोल्यूट का मतलब होता है ऐठ गया, ऐसे ऐठन लग गई। जब ऐठन लग गई तो बोलने लगे पीसीटी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये देखो यहां लिख दिया पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। फिर ये सीधा हो रहा है, अब ये सीधा हो रहा है और फिर आगे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। और जब हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा तो उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। बताओ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का नाम? लूप ऑफ हेनले में भी दो पार्ट, दो नहीं चार पार्ट है, चार पार्ट है। पहले दो सुनो, जब नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है असेंडिंग की डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है, अच्छा उसमें भी दो दो पार्ट है, थिक डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग, थिक असेंडिंग। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? चार। समझ में आई बात? एक बार फिर से सुनो। बताओ रीनल टिब्यूल कहां से चालू हुआ? सर बोमेन कैप्सूल। कैसा होता है, डबल वॉल के सिंगल वॉल? शेप बताइए, शेप, कप शेप स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर। और इसी में फिल्ट्रेशन होता है, इसी में चीजें छनती हैं और ये इसको कैच कर लेता है। इसके बाद यहां से खुलता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और लूप ऑफ हेनले में चार भाग होते हैं, वैसे तो दो ही भाग है, नीचे वाला ऊपर वाला, लेकिन उसमें भी दो दो भाग है, थिक वाला थिन वाला, थिक वाला थिन वाला, राइट। अब इसके बाद ये जब ऐसे आके खुलता है तो फिर देखो फिर से ये एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब में खुल गया। वो पास में थी तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये दूर में है तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहां खुल जाती है? एक स्ट्रेट ट्यूब में। स्ट्रेट ट्यूब का नाम है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट किसी नेफ्रॉन की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबकी कॉमन है। देखो इधर से भी आके खुलेगा, कोई इधर से भी आके खुल रहा है। देखो बस दो ही तीन बताए, यानी कई कई सारे वो डीसीटी इसमें खुलेंगे, कई सारे डीसीटी खुलेंगे। इसका मतलब ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब है नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? कलेक्टिंग डक्ट। अब एक बार पढ़ते हैं, सारी चीजें कवर अप। देखिए क्या लिखा है, रीनल टिब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, और डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमेन कैप्सूल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बोमेन कैप्सूल। विच इनक्लोज्ड द ग्लोमेरुलस, जो किसको घेरे हुआ है? ग्लोमेरुलस को। किसको घेरे हुआ है? ग्लोमेरुलस को। अब क्या लिखा हुआ है? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिला ले तो मैंने मालपिगियन बॉडी, मैंने बताया मालपिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल्स। देखो मालपिगियन टिब्यूल अलग चीज है और रीनल वो मालपिगियन टिब्यूल अलग है और मालपिगियन बॉडी अलग है। फर्क है कि नहीं है? ये टिब्यूल है कि बॉडी है? मालपिगियन टिब्यूल फाउंड इन कॉकरोच, मालपिगियन टिब्यूल फाउंड इन कॉकरोच, मालपिगियन बॉडी फाउंड इन आवर किडनी, हम सब की किडनी में है। तो मालपिगियन बॉडी का दूसरा नाम रीनल कॉप्सल्स, मालपिगियन बॉडी का दूसरा नाम रीनल कॉप्सल्स, ये पाया जाता है। बताओ किसको किसको मिला के मालपिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल्स बुलाते हैं? किसको किसको बुलाते हैं? हाँ, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। अब क्या बोला गया? द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। हाईली कॉइल्ड नेटवर्क को पेरी ट्यूबुलर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, शॉर्ट में पीसीटी। ये देखो पीसीटी। अब पीसीटी किस में खुल जाएगा? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या बोला था? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का नाम है लूप ऑफ हेनले। या तो लूप ऑफ हेनले बोल दो या हेनलेस लूप बोल दो, बात तो एक ही है। मैंने कहा क्रेब्स साइकिल या साइकिल ऑफ क्रेब्स, बात तो एक ही है। फिर क्या बोला गया? अब ये खुलेगा एक दूसरे मतलब ये टिब्यूल जो है बनाएगा डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब। मतलब इसमें दो भाग थे ना, डिसेंडिंग और असेंडिंग। जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग खुलेगा एक दूसरी हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब में या हाईली कॉइल्ड ट्यूब में, और ये दूर है इसलिए डीसीटी बोलेंगे। वो पास था तो उसे क्या बोला था? पीसीटी। मतलब ऑर्डर बताइएगा, पहले बोमेन कैप्सूल, फिर उसके बाद पीसीटी, फिर उसके बाद हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, फिर असेंडिंग पार्ट, फिर एक और कन्वोल्यूटेड ट्यूब में डीसीटी, और फिर बहुत सारे डीसीटी। सुन लो, बहुत सारे डीसीटी किसी एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते चले जाते हैं जो कलेक्टिंग डक्ट किसी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। अब देखिए वही लाइन आने वाली है, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन। क्या कह रहा है?
दी सिटी ऑफ एक नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन के, वो ओपन होते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में, और उसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और मैं बार बार बोल रहा हूं, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी नेफ्रॉन, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और रीनल पेल्विस में खुल जाते हैं। बोला गया जो कलेक्टिंग डक्ट है फाइनली कन्वर्ज हो गई, यानी एक जगह इकट्ठा हो गई और खुल जाएगी फाइनली रीनल पेल्विस। लेकिन रीनल पेल्विस में पहले कहां आएगी, फिर कहां जाएगी, और फिर कहां जाएगी? फिगर देखो ना, फिगर बताया था हमने, समझाया था आपको। ये देखो, पहले ये रही कलेक्टिंग डक्ट, ये रही कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट पहले पिरामिड में खुल रही है। पिरामिड खुला माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स खुला मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स खुला पेल्विस में, पेल्विस खुलेगा यूरिटर में, यूरिटर खुलेगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर खुलेगा यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा से बाहर। अब इंपॉर्टेंट बात, पीसीटी, अच्छा ऐसे बोलो, देखो थोड़ा शुद्ध बात, थोड़ा बहुत क्लियरिटी से चीजों को बोलना चाहिए। लूप ऑफ हेनले को छोड़ दिया जाए, लूप ऑफ हेनले को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें कॉर्टेक्स में होती है। क्या सीखे? लूप ऑफ हेनले को छोड़कर नेफ्रॉन का सारा भाग कॉर्टेक्स में होता है। लूप ऑफ हेनले कहां होता है? मेडुला में। लूप ऑफ हेनले फाउंड इन अदर चीजें कहां होती हैं? कॉर्टेक्स में। ध्यान दीजिएगा, मालपिघियन कॉप्सल्स PCT और DCT of nephron are situated in cortical region of kidney। PCT कह रहा है, मालपिघियन कॉप्सल्स कह रहा है, DCT कह रहा है, ये कॉर्टेक्स में होती है, जबकि लूप ऑफ हेनले, डिप्स मतलब डूबे रहना या वहां तक प्रेजेंट रहना। कहां तक डूबी रहती है? मेडुला तक। यानी द ओनली पार्ट विच इज प्रेजेंट इन मेडुला दैट इज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ज्यादातर नेफ्रॉन का, अब सुनो, नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, एक जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, और एक जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है और मेडुला के गहराई तक चला जाता है। मेरी बात समझो, ऐसे ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। मैं एक नेफ्रॉन बना लेता हूं, ये देखो एक नेफ्रॉन है, और ये देखो, ध्यान दो, ये ऐसे नेफ्रॉन है, ये रही कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, एक नेफ्रॉन ये है, सॉरी, एक नेफ्रॉन यहां है, कलर बदल देते हैं, ये। अब देखो, ये जो नेफ्रॉन है इसका लूप ऑफ हेनले देखो छोटा है, ये नेफ्रॉन है इसका काफी गहराई में मेडुला तक, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, बाकी सारी चीजें यहीं प्रेजेंट है। देखो, बोवेन कैप्सूल यहां पे, पीसीटी यहां पे, डीसीटी यहां पे, इसका भी बोवेन कैप्सूल यहां पे, और पीसीटी यहां पे, डीसीटी यहां पे। तो केवल इसका लूप ऑफ हेनले बहुत थोड़ा सा मेडुला में टिप है, इसका काफी गहराई तक टिप है, बस यही अंतर है। अच्छा, साइज किसका बड़ा दिख रहा है? हाँ, लाल वाला नीला वाला, मतलब रफली। तो जो रेड भी नहीं है वो, मतलब रफली पूछ लिया कि लाल वाला जो है वो बड़ा है, नीला वाला छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? लाल वाला जो मेडुलरी नेफ्रॉन है और ये वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, बताओ किस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। किसका लंबा होता है? मेडुलरी नेफ्रॉन। किसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है? किसका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है? मेडुलरी नेफ्रॉन। बाकी सारा हिस्सा कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो आपको एक रूल तो पता ही होगा, चींटी ज्यादा है धरती पे कि हाथी ज्यादा है? अच्छा, बैक्टीरिया ज्यादा है कि चींटी ज्यादा है? वायरस ज्यादा है कि बैक्टीरिया ज्यादा है? मतलब जितना साइज छोटा होता जाएगा नंबर उतना बढ़ता जाएगा। देखो किसका नंबर ज्यादा होना चाहिए? कॉर्टिकल नेफ्रॉन टोटल के 85% होते हैं और मेडुलरी नेफ्रॉन टोटल के 15% होते हैं, बस याद रखिएगा। देखो क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, मेजॉरिटी मतलब 85% वाले में, कॉर्टेक्स वाले में 85% नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले काफी छोटा होता है और केवल उसका छोटा सा हिस्सा मेडुला में धंसा रहता है। बोलो क्लियर है? अभी फिगर बनाया था हमने, इसलिए इस तरह के नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बुलाते हैं। कुछ नेफ्रॉन, कुछ मतलब 15%,
कुछ नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनका लूप ऑफ हेनले काफी लंबा होता है और काफी डीप पार्ट में प्रेजेंट होता है। कहां पे? मेडुला। मेडुला के काफी डीप पार्ट में प्रेजेंट होता है। इस तरह के नेफ्रॉन को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, जिसका लूप ऑफ हेनले लंबा था उसमें वासा रेक्टा नहीं बना था, नहीं बनेगा, और जिनका छोटा था उसमें वासा रेक्टा नहीं बनेगा। याद आया कि नहीं आया? बताइए, एक बार वापस ले चलते हैं उस फिगर पे तो और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। ये इसका लूप ऑफ हेनले काफी लंबा दिख रहा है, तो इसमें देखो ये इसके पैरेलल हो गया। जब इसके पैरेलल होगा वासा रेक्टा बनेगा, और अगर इसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता तो वासा रेक्टा बनने की संभावना ना के बराबर होती। अब आप बताओ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन छोटे होते हैं तो उसमें वासा रेक्टा नहीं के बराबर होता है, या तो एब्सेंट होगा या तो बनेगा ही नहीं। किसमें लूप ऑफ हेनले काफी लंबा था? मेडुलरी नेफ्रॉन में, इसलिए उनके अंदर वासा रेक्टा बनने की संभावना सबसे ज्यादा। तो याद रखिएगा, यही बात आने वाली है, यही बात आने वाली है। क्या लिखा हुआ है? द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। आपको ये बता रहा है कि जो ट्यूब के चारों तरफ ब्लड वेसल्स लिपटी हुई थी उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अच्छा, कहता है इसका छोटा सा हिस्सा अगर रन करने लगे पैरेलल टू हेनलेस लूप तब क्या बनाएगा? यू शेप का वासा रेक्टा। बताओ, यू शेप पूछा गया, यू शेप किसे बोला गया? वासा रेक्टा। अच्छा, वासा रेक्टा किन नेफ्रॉन्स में होगा? वासा रेक्टा एब्सेंट होगा या हाईली रिड्यूस होगा? कॉर्टिकल में। और वेल डेवलप्ड होगा किसमें? मेडुलरी में। जक्स्टा मेडुलरी में वेल डेवलप्ड होगा, जक्स्टा मेडुलरी में वेल डेवलप्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यूरिन फॉर्मेशन क्या बोला गया? यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस। यूरिन बनाने के लिए 3 मेन प्रोसेस चाहिए। कौन सी मेन प्रोसेस? 3। कौन सी 3 मेन प्रोसेस है? पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन पहला बताइए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा, तीसरा सिक्रीशन। और लिखा है तीनों नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई एक जगह हो रहा है, कोई दूसरी जगह हो रहा है, कोई तीसरी जगह हो रहा है, यानी सेम पार्ट में होते हैं कि अलग अलग पार्ट। देखो, आपको एक छोटी सी बात बताएं, ये है एफरेंट आर्टेरियोल और ये है इफरेंट आर्टेरियोल। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका डायमीटर ज्यादा है इसकी तुलना में। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से ज्यादा होता है, और ये दोनों के बीच में क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस होता है। अब यहां से ब्लड आता है, यहां से निकलता है, तो इस कारण क्या होता है? यहां प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसी प्रेशर के कारण अंदर जो ब्लड है वो छन छन के इस कैप्सूल में आने लगता है। कौन सा कैप्सूल? बोमेन कैप्सूल। यहां से यहां पे आ गया। अच्छा, ये यहां पर 3 लेयर होती है। एक लेयर हो गई ये एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, दूसरी हो गई स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, और तीसरी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनी थी, वैसे ही फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी 3 लेयर से बनी है। ये वाली बताइए, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये वाला बताइए, स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? तीनों को मिला के बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जैसे वहां रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी थी, यहां फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन गई, तो यहीं से ब्लड छनेगा, यहीं से ब्लड छनेगा। ब्लड का सारा कंपोनेंट छन जाता है, लिक्विड वाला सारा कंपोनेंट छन जाता है। अभी 2 दिन पहले रिवीजन किया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बताइए, ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट कौन सा होता है? प्लाज्मा। तो ब्लड का सारा प्लाज्मा छन जाता है, एक चीज को छोड़ के, प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा छन जाता है, क्या नहीं छन पाता है? यानी जो ये फिल्ट्रेशन, जो ये फिल्ट्रेट बना है, फिल्ट्रेट यानी फिल्टर होने के बाद जो ये फिल्ट्रेट बना है, ये प्लाज्मा माइनस प्रोटीन है। बोलो, प्लाज्मा माइनस, यहां से क्या छन के आया है? प्लाज्मा। सब कुछ प्लाज्मा का आ गया है, सिर्फ वो जो 3 प्रोटीन थी ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, वो नहीं छन पाई, बाकी सब छन के आ गया है। यानी कि जो फिल्ट्रेट है उसको हम कह सकते हैं डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा की प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, प्रोटीन युक्त प्लाज्मा की प्रोटीन रहित प्लाज्मा, रहित प्लाज्मा। याद रखिएगा।
और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोई सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। इसीलिए अच्छी चीजों के साथ साथ घटिया चीजों के साथ साथ अच्छी चीजें भी छन गई हैं। हमें घटिया छाननी थी लेकिन अच्छी भी छन गई, घटिया भी छन गई, क्योंकि ये सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको यूरिन में मान लें, अगर ये यूरिन में बदल जाए तो अच्छी चीजें भी यूरिन से पास हो जाएंगी, घटिया भी पास हो जाएंगी। हमें कौन सा पास कराना है? अच्छी कहां पास कराना है? घटिया चीजें पास कराना है, अच्छी चीजें रोक लेना है। तो जो अच्छी चीजें इनको निकाल के यहां बगल में जो पाइपलाइन जा रही थी, बगल की पाइपलाइन का नाम था पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। नेफ्रॉन से वो उन अच्छी चीजों को निकाल लेते हैं जो बगल के पाइपलाइन में भेज देते हैं। नेफ्रॉन से उन चीजों को निकाल लिया जाता है और बगल की जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है वहां भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब हो सकता है, सुनना मेरी बात, हो सकता है कि अभी भी इसमें से कुछ कचरा यहां छन्ने से रह गया है। इस प्रोसेस को और पीएच मेंटेन करने को और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने को एक और प्रोसेस कराएंगे, इसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। बताइए कितनी प्रोसेस हो गई? फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट और वेस्ट दोनों छन गया, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये सेलेक्टिव प्रोसेस थी कि नॉन सेलेक्टिव? तभी वेस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी छन गया। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं खाते हैं हम लोग कि यूरिन से निकाल देंगे, इसलिए नहीं खाते कि यूरिन से निकाल देंगे। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट को यहां भेज देते हैं। इंपॉर्टेंट को यहां भेज देने की प्रक्रिया का क्या नाम है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, फिर हो सकता है कि यहां कचरा रह गया हो, इस कचरे को यहां से उठा के यहां दोबारा डाल देंगे और साथ ही पीएच और आयनिक बैलेंस भी मेंटेन कर लेंगे। इस प्रक्रिया का नाम होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखो यहां पर बात समझिए, हम पहली प्रोसेस पढ़ाने जा रहे हैं। पहली प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले स्टेप में यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, जो कि यूरिन के बनने का पहला स्टेप है, उसमें फिल्ट्रेशन होगा। किसका? क्या फिल्टर होगा? ब्लड। ब्लड का भी कौन सा कंपोनेंट फिल्टर होता है? सॉलिड की लिक्विड। लिक्विड कंपोनेंट का नाम क्या है? प्लाज्मा। तो देखो लिखा है विच आउट कैरिड बाय ग्लोमेरुलस। बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा ग्लोमेरुलस से, इसीलिए नाम दिया गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। बताइए फिल्ट्रेशन किस स्थान से होता है? ग्लोमेरुलस से, इसीलिए नाम क्या पड़ा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब क्या बोला गया? हमारी किडनी में, सुनो अब पहली बात, अब थोड़ा वहां से ध्यान हटाओ। हमारी किडनी में हमारे हार्ट के कार्डियक आउटपुट का 20% सप्लाई होता है। हमारे हार्ट के कार्डियक आउटपुट का 20% हिस्सा किडनी में सप्लाई होता है। 10% खुद हार्ट को होता है, 15% ब्रेन को होता है। तो ऐसे ही अलग अलग भाग को परसेंटेज बटा हुआ है कि भाई मेरे को 15% से कम काम नहीं चलेगा, ये बोलता है मेरे को खुद को 10% चाहिए, ऐसे पेट को भी चाहिए 25-30%। तो ऐसे सबको अलग अलग परसेंटेज में चाहिए। बताओ किडनी का कितना हक है? किडनी कहता हम 20 से कम नहीं लेंगे, हमें वरना हम फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, फिर तुम देख लेना टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। उसने कहा नहीं तुम चिंता मत करो, मैं 20% सप्लाई कर दूंगा। किडनी को कितना परसेंट सप्लाई कर दिया जाता है? 20%। अब कार्डियक आउटपुट होता है 5 से 5.5 लीटर। अगर 5 से 5.5 लीटर का 20% निकालोगे तो आएगा 1100 से लगभग 1200 ml। तो देखो बताओ किडनी में कितना सप्लाई हुआ? On an average 1100 से 1200 ml is filtered by the kidney per minute, which constitutes roughly 1/5, 20% को 1/5 कहते हैं, which is 1/5 of blood pumped out by each ventricle by the heart in 1 minute। बताओ हार्ट का हर एक वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता था उसे बोलते थे कार्डियक आउटपुट। एक बार में जो करता था उसे स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट में जो करता है उसे कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट का 1/5 यानी 20% सप्लाई कर दिया गया। किसको सप्लाई कर दिया गया? किडनी को। अगर हम 5 लीटर मान लें तो भी लगभग 1000 हो जाएगा, और अगर हम 5.5 मान लें तो उसका औसत निकाला गया है 1100 से 1200 ml पर मिनट। कितना ब्लड आया किडनी में 1 मिनट में? यहां तक कोई डाउट? अब एक बात बताओ, इतना ब्लड आया है ना, बताओ 1100 से 1200 ml ब्लड आया है ना, तो ब्लड नहीं छनता, ब्लड का प्लाज्मा छनता है। अब 1100 से 1200 का प्लाज्मा 55% निकालो। 1100 से 1200 में
जितना भी ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा इसका 55% होगा। तो अगर हम मान ले 1200, उसका 55% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50% 600 करीब आता है, तो 650 समथिंग आएगा, तो 650 समथिंग आएगा, तो 650 ml करीब यहाँ पे सप्लाई हो जाता है प्लाज्मा। और वो 650 ml प्लाज्मा जब छनेगा तो क्या पूरा प्लाज्मा छन जाता है? देखो, एक तरफ प्लाज्मा आ रहा है, दूसरी तरफ छन रहा है, और तीसरी तरफ से जा रहा है। इधर से आ रहा है एफरेंट आर्टेरियल से, इफरेंट से जा रहा है, और जितना छन पा रहा है छन पा रहा है, क्योंकि बहुत तेज हो रही प्रक्रिया। ऐसे आया चला गया, ऐसे आया चला गया, इधर से आया मान लो x अमाउंट, इधर से y अमाउंट चला गया, तो यहां पे जो नीचे गिर गया वो नीचे गिर गया। तो अब बताओ, इधर से ज्यादा आया और इधर से थोड़ा सा चला गया, और उसमें से कुछ बूंदे छन गई। समझ पा रहे हो? तो अब देखो जरा, कितना आया, 1100 से 1200 का 55%, यानी 600, 650 के लमसम 650 आया, उसमें से करीब करीब वो चला जाता है, 125 ml ही छनता है। कितना छना आया, कितना था 650, छना कितना 125, यानी बाकी का 400 कुछ चला गया वापस, ठीक है ना, वो बाकी का वापस चला गया। तो आप बताओ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जो था वो कितना होता है, 125 ml प्रति मिनट। ठीक, इधर देखो, इधर से कितना आ रहा है 650, इधर कितना छन के इकट्ठा हुआ 125, और बाकी का इधर एफरेंट से चला गया, दोबारा खून के अंदर चला गया। समझ में आई बात? तो ये इसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कितना होता है 125 ml पर मिनट। अच्छा, 1 घंटे का निकालना हो तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा 1 दिन का निकालना हो 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। तो याद रखिएगा 180 लीटर पर डे आता है। अभी अगले पेज पे है, अब देखो, ग्लोमेरुलस कैपिलरी का जो ब्लड प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर होता है वही फिल्ट्रेशन कराता है, बताओ फिल्ट्रेशन का कारण क्या है? प्रेशर की कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर कहां का, प्रेशर ग्लोमेरुलस का, तभी तो नाम पड़ा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अच्छा, और देखो कितनी लेयर द्वारा फिल्ट्रेशन हुआ था, 3। सबसे पहले एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, दूसरा स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, और दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोलो, क्लियर है? ये मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। अच्छा, फिर बोला गया जो बोमेन कैप्सूल की दीवार होती है, अब सुनना, वो जो बोमेन कैप्सूल के अंदर की दीवार थी जिसको मैं बोल रहा था स्क्वैमस एपिथेलियम, उसमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिनसे उंगली जैसे बाहर निकले होते हैं, ऐसी सेल पाई जाती है, एक सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, फिर चौथी सेल, फिर पांचवी सेल, और इनकी ये आपस में गुथ जाती है। इनके जो ये पोडोसाइट्स होते हैं ना, आपस में लॉक्ड रहते हैं, इंटरलॉक्ड रहते हैं, ठीक है। और जब इंटरलॉक्ड रहेंगे तो बीच में कुछ गैप्स बन जाएंगे, जैसे उंगली के बीच में कुछ गैप बन गए, ये छेद जैसे दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। इन्हीं छेद से पास होकर के प्लाज्मा छनता है। देखो, अब पढ़ के देखो, एपिथेलियम सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल, उसको बोलते हैं पोडोसाइट, और वो कुछ इंट्रिकेट मैनर में, इंट्रिकेट का मतलब काफी जटिल तरीके से, काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से गुथी रहती है, बीच बीच में कुछ उनके स्पेस छूट जाता है, उन स्पेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। मतलब ये आपस में पोडोसाइट सेल की जो डिजिट है गुथी रहती है, गुथने से क्या होता है, बीच बीच में गैप बन गया, गैप छेद की तरह काम करता है, इस छेद से ही प्लाज्मा पास हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। फिल्ट्रेशन करने वाला दरार, या फिर ऐसी दरार जो छेद की तरह काम कर रही है। सही है? फिर लिखा, ब्लड इज फिल्टर्ड फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन, ब्लड इन्हीं मेम्ब्रेन से फिल्टर हो जाता है, और ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा छन जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। और छन के कहां आता है, लूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल। और तब इसे बोलते हैं, इस लिक्विड को क्या बोलेंगे जो छन के आया, क्या इसे यूरिन बोल सकते हैं? नहीं, यूरिन टर्म यूज किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, उसके पहले गलती से भी सावधान, है ना। फिर लिखा है क्या कि इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर होता है, तो जब प्रेशर ज्यादा हो तो वो बोलते हैं अल्ट्रा।
कितना ब्लड आया? 1100 से 1200। अरे पूरी बात सुनते नहीं हो। 625 कहां आ गया? वो तो प्लाज्मा हो गया। कितना ब्लड आया? 1100 से 1200, जो कि कार्डिक आउटपुट का 1/5 या 20% था। और ये ब्लड जो है, ये ब्लड का 55% प्लाज्मा था, जो कि 650 के करीब आया। 650 में से 125 ml ही छन पाया। और एक दिन का पूछे तो 180 लीटर। और ये जो फिल्ट्रेट छन के आया, ये बोमेन कैप्सूल की लूमेन में आ गया। और छनने के लिए 3 लेयर जिम्मेदार थी, और छनने के लिए प्रेशर जिम्मेदार था। 3 लेयर का सीक्वेंस था, पहले एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल का स्क्वेमस एपिथेलियम, इनमें पोडोसाइट सेल होती है। पोडोसाइट सेल आपस में इंटीग्रेट मैनर में जुड़ी रहती है। इंटीग्रेट का मतलब काफी जटिल मैनर में जुड़ी रहती है। जटिल मैनर से मतलब है ऐसे उनके बीच में गैप बन जाएगा। गैप को फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट को स्लिट पोर भी बोलते हैं। इन्हीं गैप के थ्रू प्लाज्मा छन के बाहर आएगा, और प्लाज्मा का सारा ऑलमोस्ट फैक्टर छन जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। यानी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, जो छन के आया फिल्ट्रेट, वो क्या है? प्रोटीन वाला प्लाज्मा की प्रोटीन के बिना वाला प्लाज्मा? प्रोटीनाइज प्लाज्मा की डीप्रोटीनाइज प्लाज्मा? अच्छा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का दूसरा नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा ये देखो, ये बात अभी मैं कर रहा था। फिल्ट्रेशन, the amount of filtration formed by the kidney per minute is called as GFR। बताओ, 1 मिनट में हमारी किडनी में जितना फ्लूइड छन के चला जाता है, उस अमाउंट को बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट को अगर हम 24 घंटे का निकालना चाहे, निकल जाएगा। 1 मिनट का 125, पूरे दिन का 180 लीटर। अब फिर से सोचना पड़ेगा। देखो, इन्होंने इस तरह का मार्क लगाया, इसका मतलब 180 लीटर, यानी ये आश्चर्य की बात हो गई। हम 180 लीटर तो पानी भी नहीं पीते, जो 180 लीटर हम प्लाज्मा छान लेते हैं। 180 लीटर मतलब फिल्ट्रेट छन जाता है, बिल्कुल बार बार छनता है। 1 बार छनता है, 2 बार छनता है, 3 बार छनता है, 4 बार छनता है। ऐसे दिन में हर मिनट में कितना सारा छन जा रहा है। तो पूरे दिन में 180 लीटर बार फिल्ट्रेशन हो जाता है। 180 लीटर फिल्ट्रेट छन के बाहर आ जाता है। अच्छा, लेकिन 180 लीटर में से हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं 1 से 1.5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे डिस्चार्ज करता है। अच्छा, इसका मतलब इसका अगर हम 1 से 1.5 लीटर निकाले, तो इसमें से बचेगा 178.5। 180 में 1.5 लीटर माइनस करो, 178.5। तो जब आप इसकी तुलना करोगे तो आप देख पाओगे कि 99.9%, लगभग 99% से भी ज्यादा फिल्ट्रेट बॉडी में ही रह गया। केवल 1% से ही कम यूरिन में तब्दील हुआ। मेरी बात समझ पाए? मेरे अंदर कितना फिल्ट्रेट पूरे दिन में बन रहा है, और मैं सूसू कितना कर रहा हूं? 1 से 1.5 लीटर। तो बाकी का कहां चला गया? बाकी का बॉडी में ही बना हुआ है। अच्छा, इसका मतलब बाकी का बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो गया। तो कितना एब्जॉर्ब हुआ? 178.5 लीटर पर डे। और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो यूरिन के थ्रू 1% से भी कम निकला, और 99% से भी ज्यादा मेरी बॉडी ने पुनः एब्जॉर्ब कर लिया। अब समझ में आई बात? क्या कह रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी की जो कहे वो थीम होनी चाहिए हमारे माइंड में। यानी किडनी के अंदर बिल्डिंग मैकेनिज्म होती है कि हम रेगुलेशन कर सकते हैं किसका? फिल्ट्रेशन रेट का। हमारी बॉडी चाहे तो जीएफआर अगर घट गया हमारा, तो हमारी बॉडी चाहे तो बढ़ा के फिर सेट कर लेगी। मान लो मेरा 80 पहुंच गया, होना कितना चाहिए? 125। कितना पहुंच गया? 80 पहुंच गया। तो कम हो गया कि ज्यादा? तो मेरी बॉडी उसे 125 करने के लिए उसके पास सिस्टम होता है, इनबिल्ट सिस्टम है, लिखा इनबिल्ट या बिल्ट इन सिस्टम, एक ही बात है। फिर आगे देखो, दूसरा, अगर मेरा पहुंच गया 200, होना चाहिए 125, हो गया 200, तो घटाने की जरूरत है। अब इस समय ये भी मैकेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर है, मतलब किडनी है मैकेनिज्म जो उसके अंदर बिल्ड इन होता है, यानी पहले से ही प्रेजेंट होता है। वो जीएफआर को चाहे तो घटा सकता है, जीएफआर को चाहे तो बढ़ा सकता है आवश्यकता अनुसार, राइट। और ये टॉपिक अभी यहां पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको यहां छोड़ रहे हैं, आगे कवर होगा। फिर लिखा है, अगर हम कंपेयर करें वॉल्यूम्स का, जो फिल्ट्रेट होके आया, कितने लीटर था टोटल? 180 लीटर पर डे। और लेकिन इसमें से जो यूरिन निकाला 1.5 लीटर के करीब, यूरिन कितना इसमें से निकला? 1.5 लीटर के करीब। इससे सजेशन मिलता है कि लगभग 99% के करीब फिल्ट्रेट क्या हो गया? रीएब्सॉर्ब बाय द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन से रीएब्सॉर्ब हो गया, मतलब जहां से आया था वहीं चला गया।
ब्लड से आया था, ब्लड में वापस चला गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पूरा नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये अधूरा नाम लिखा हुआ है, सेलेक्टेड प्रोसेस है, याद रखना। अच्छा, ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल हैड डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। बोला गया देखो हमारे नेफ्रॉन में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, कहीं एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है, कहीं पैसिवली हो सकता है, कहीं एक्टिवली हो सकता है, कहीं पैसिवली हो सकता है। तो इन्होंने पूछा है कहां किन चीजों का एक्टिव होगा, किन चीजों का पैसिव होगा। तो ध्यान देना, गाना, GANA, क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? गाना, गाना, देखो GANA, तो गाना, गाने का एक्टिवली होता है। गाने का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? गाना ऐसे थोड़ा गाया जाता है, एक्टिव होके गाना पड़ेगा, है ना? तो एक्टिव होने के गाना पड़ेगा गाना। अच्छा, आओ सुनाओ। सुना देते हैं। कौन कौन? सुनो सुनो सुनो। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। चलो, ये किशोर दा का बहुत हिट गाना है, किशोर दा का। हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। चलो आगे। अब देखो, इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली वेयर एज नाइट्रोजन बेस्ड। अब क्या बोला गया? जो गाना था वो एक्टिवली था, गाना एक्टिवली था, अब तो नहीं भूलोगे। हाँ, तो गाना एक्टिवली था। G फॉर ग्लूकोज, A फॉर अमीनो एसिड, N फॉर सोडियम, और बाकी चीजें गैस 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 नहीं, गाना इधर। अब सुनो बाकी, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो वेस्ट है वो पैसिवली, वेस्ट पैसिवली, पानी पैसिवली, वेस्ट पैसिवली और पानी भी पैसिवली, वेस्ट पैसिवली। वेस्ट कैसे अब्सॉर्ब होगा? पैसिवली। वेस्ट, वेस्ट के लिए एनर्जी क्यों खर्च करना, वेस्ट के लिए एनर्जी क्यों खर्च करना, वेस्ट तो वेस्ट है ना? फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर भी पैसिवली, और पानी का एब्जॉर्प्शन हमेशा 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 ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सुना होगा, परासरण, ऑस्मोसिस, परासरण। बताइए कितनी चीजों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? 3 चीजों का। बताइए, गाना एक्टिवली, गाना एक्टिवली, नाइट्रोजन बेस पैसिवली, अच्छा, और पानी भी पैसिवली। पानी का स्पेशल होता है एब्जॉर्प्शन, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब समझ में आ गई बात? तो ये पैरा भी कवर हो गया। अब इन्होंने एक बहुत धांसू बात कही है। क्या कही वो धांसू बात? इन्होंने कहा ये जो तीसरी घटना है, तीसरी घटना का नाम ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में क्या बोला? जब यूरिन बनता है तो ट्यूबुलर सेल्स होती है, यानी नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल होता है उसमें ट्यूबुलर सेल्स होती है। ट्यूबुलर सेल क्या करती है? ये कुछ आयंस को सिक्रीट कर लेती है, जैसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा पोटेशियम, तीसरा अमोनिया। कहां पर फिल्ट्रेट, कहां पर? फिल्ट्रेट के अंदर। एरो ऐसे बनाया था ना, फिल्ट्रेट के अंदर। बताओ कौन कौन सी ट्यूबुलर सेल कौन सी 3 चीजें सिक्रीट करती है? हाइड्रोजन, पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया, 3 चीजें। ट्यूबुलर सिक्रीशन का एक और काम है, आयनिक बैलेंस तो मेंटेन कर ही रहा है, एक काम और है। क्या काम है? जब यूरिन बनाता है तो ये आयनिक बैलेंस तो इसने मेंटेन कर दिया, और एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन कराता है। एसिड बेस को पीएच बोल सकते हैं, पीएच पीएच पीएच। यूरिन का पीएच फिक्स होता है, यूरिन का पीएच फिक्स होता है लगभग 6 नहीं 6.8 सलाइवा का था, मतलब सलाइवा और यूरिन में कोई अंतर ही है ना। यूरिन का कितना था? 6 के अप्रॉक्स। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन से क्या फायदा? 2 फायदे, एक तो आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, और फिर दूसरा क्या हो रहा है? एक आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? बोलिए जल्दी। दूसरा पीएच, पीएच ना दिया हो, एसिड बेस। अरे एसिड बेस को ही तो पीएच बोलते हो। अच्छा, अब देखना ध्यान से क्या बोल रहा है, ध्यान से। रीएब्जॉर्प्शन पहले पढ़ा रहे हैं, पहले रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? पहले यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कुछ बातें बताइए पहले।
किडनी की कलर, किडनी का शेप, किडनी की पोजीशन, डॉर्सल आउटर वॉल की डॉर्सल इनर वॉल, किडनी किस कैविटी में प्रेजेंट है, एब्डोमिनल। अच्छा, किडनी जो होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, थिकनेस। अच्छा, किडनी का वेट 120 टू 170, और किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होते हैं, उसमें वासा रेक्टा की संभावना ना के बराबर होती है, जबकि लूप ऑफ हेनले लंबा होता है मेडुलरी नेफ्रॉन में, उसमें वासा रेक्टा की संभावना हाँ के बराबर होती है। और हमने आपको बताया लूप ऑफ हेनले को छोड़ के सारा भाग कॉर्टेक्स में होता है, केवल लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है, वो भी मेडुला में अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो थोड़ा सा होगा, और अगर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो काफी गहराई तक होगा। और फिर बताया गया कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, वो किडनी की बॉडी की बात चल रही। फिर आगे बताया गया कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है नेफ्रिक टिब्यूल। नेफ्रिक टिब्यूल में फिर कई भाग होते हैं, एक कप लाइक बोमेन कैप्सूल, उसके नीचे पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन लाइक, फिर उसके बाद डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। क्या कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है? नहीं। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन के लिए कितने स्टेप होते हैं? 3। आज हम लोग ने पहला स्टेप पढ़ा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। करीब 1100 से 1200 ml ब्लड आता है, उसमें से 650 ml प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 125 ml ही छन पाता है, प्लाज्मा का सारा भाग छन पाता है प्रोटीन को छोड़ के। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो छनता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और इसके छन्ने की दर को बोलते हैं जीएफआर। एक दिन में 180 लीटर होता है, 180 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर यूरिन में डिस्चार्ज करते हैं, लगभग 99% से भी ज्यादा बॉडी के अंदर पुनः एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के 3 तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव, और पानी का ऑस्मोसिस जो कि पैसिव है। अच्छा, और एक बताया उसका नाइट्रोजन बेस का, वो भी पैसिव है। फिर आपको बताया गया कि जब 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 चीजें फिल्टर होती है तो उसके बाद अब रीएब्जॉर्प्शन करा जाएगा, बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। कौन सी प्रोसेस आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन करती है? कौन सी प्रोसेस आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन करती है? ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है ना। किडनी की पोजीशन बताओ, लास्ट थोरैसिक से लेकर के थर्ड लंबर तक, लास्ट थोरैसिक से लेकर के। अच्छा, नॉच का नाम हाइलम, हाइलम में चीजें अंदर जाती कि बाहर आती हैं? एक ब्लड वेसल्स, दूसरा यूरिटर, और तीसरा नर्व, तीसरा नर्व। ठीक है। ये बताइए ए और बी, ए और बी, लूप ऑफ हेनले क्या करेगी? लूप ऑफ हेनले बताइए, लूप ऑफ हेनले क्या करेगी? इधर से इधर को मैच कराना है ना, तो लूप ऑफ हेनले क्या करेगी? प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो क्या करेगी? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, डीसीटी सिक्रीशन। ये वाला इंडिकेट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा ट्रू है? मिक्चुरिस, ट्रू फॉल्स दोनों बताने हैं। तो मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन का डिस्चार्ज, यूरिन का डिस्चार्ज, तो यूरिन डिस्चार्ज रिफ्लेक्स द्वारा होगा, सही है, ट्रू। फिर एडीएच हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग, भैया पढ़ लिया करो पहले, पढ़ के तब, क्योंकि सुनाई कुछ देता नहीं, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू समझ ही नहीं आ रहा है। मिक्चुरेशन जो है रिफ्लेक्स से होता है, सही है। एडीएच हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन, एडीएच पानी के एलिमिनेशन से मदद करता है, और मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक, गलत हो गया है। ठीक है।
प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ये तो सही है, और वो बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, सही है। हैनलेस लूप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये भी सही है। अच्छा, फिर ग्लूकोज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है, ये भी सही है। तो जितने सही थे हम कर लेंगे वो। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले, नहीं ये अभी नहीं कर पाएंगे, अभी तो इसे किए। ये बताइए, मैच कराइए, मैच कराइए। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैट वर्म, नेफ्रिडिया अर्थवर्म, मालपिगन टिब्यूल कॉकरोच, और ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड प्रॉन्स, तो प्रॉन्स होगा। ये बताइए, नहीं ये तो अभी हुआ ही नहीं ना। ये बताया सर्जन रीजन। एवरेज 1100 से 1200 ml फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। फिल्टर नहीं होता है, आता है, फिल्टर नहीं होता है। फिल्टर तो होता है कितना, 125 ml, और ये कह रहा है कि 1100 से 1200 ml फिल्टर हो जाता है, यही तो गलत हो गया। फिर आगे रीजन, इट कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 1/5 पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल इन ए मिनट, ये सही है। असर्जन गलत, रीजन सही, तो यानी असर्जन गलत, रीजन सही, कौन सा है? लेकिन वो है असर्जन गलत है, रीजन सही है। ये राइज ऑफ जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल, अभी ये किया नहीं है, ये कर लिया है। ए कंपेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर, उसमें से इतना यूरिन डिस्चार्ज होगा, सही है। लगभग 99% के करीब फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब होगा बाय रीनल ट्यूब्यूल, दोनों सही है। और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि उतने उसी बात को तो ये एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा? ये कहा, ये दोनों सही है। फिल्टर थोड़ा ना होता है, कैरी कराया जाता है, फिल्टर थोड़ा ना होता है 1100 से 1200, लाया जाता है, लाया जाता है। क्या लिखा है? अच्छा, लाइन की वजह से, लेकिन फिल्टर नहीं हो रहा है, कैरी किया जाता है। फिल्टर तो लिखा भी है, तब मान लीजिए, वैसे वैसे फिल्टर फिल्टर माना नहीं जाता है, वैसे उसमें लिख दिया है फ्लो में टोटल, वो बोला ना इतना आके फिल्टर होने के लिए आता है। जबकि इस लाइन में देखो क्या लिखा है, इस लाइन, ये अधूरी लाइन है, यहीं पे रोक दिया गया है। इसमें लिखा गया कि भैया चुप हो जाओ भाई, कितनी बातें करते हो, यही नहीं समझ में आता है। 1100 से 1200 ml छानता नहीं है, लाया जाता है, और लाने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा छनता है, वो लाइन वहां तक अधूरी रह गई है, जबकि आगे वो लाइन कंटिन्यू कर रहा है। अब ये आगे, ये वाला सही है, एक्सप्लेन भी कर गया। ये वाला देखिए, ग्लूकोस, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब एक्टिवली, तो ये रीएब्सॉर्ब एक्टिवली सही है, ये रीएब्सॉर्ब एक्टिवली हो जाएगा। नाइट्रोजन स्पेस एंड वाटर एब्सॉर्ब पैसिवली, ये भी सही है, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्यूबुलर सिक्रेशन ने क्या मेंटेन किया था, आयनिक बैलेंस और एसिड बेस, सही है। जब भी कभी यूरिन फॉर्मेशन होता है तो ट्यूबुलर सेल सिक्रीट कर देती है पोटेशियम, सोडियम और अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, सही है, और एक्सप्लेन भी करेगा, एक्सप्लेन भी कर देगा। ये नहीं, ये अभी करेंगे नहीं। ये नहीं, अभी हो नहीं पाएगा। ये वाला नेफ्रीडिया बोल दिया है, तो नेफ्रीडिया किसमें हो जाएगा, लीच, एनीलिडा का मेंबर होता है लीच,
जोग, मालपिगन टिब्यूल बोल दिया है, कॉकरोच, प्रोटोनेफ्रिडिया बोल दिया है, तो हो जाएगा आपका नहीं सार्क नहीं, रुको, किडनी सार्क हो जाएगा, प्रोटोनेफ्रिडिया राउंड वर्म में भी हो जाएगा, तो राउंड वर्म। हाँ, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमैन कैप्सूल से संबंधित है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये होता है आपका लूप ऑफ हेनले से। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिटर करता है, स्टोरेज करता है यूरिनरी ब्लैडर। तो जो भी मैथ साथ करके आ रहा होगा करा लेंगे। ये तो अभी नहीं किया। हाँ, ये हो जाएगा। डिलीवर्स ब्लड, अब कौन डिलीवर करता है ब्लड को? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी कैरीज यूरिन टू पेल्विस, पेल्विस, पेल्विस को कैरी कर रहा है यूरिन। अब बताइए किससे मैच होगा? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट नाइट्रेट फ्रॉम, फिल्ट्रेट होगा ये, नाइट्रेट नहीं फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट है। कलेक्ट फिल्ट्रेट फ्रॉम बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, पीसीटी कलेक्ट करेगा। और लूप ऑफ हेनले में दो भाग थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये वाला तो अभी खोल चुके हैं ना। करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन इज, करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? रिमूवल ऑफ सब्सटेंस विच हैव नेवर बीन यूज्ड बाय द बॉडी, या रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, या रिमूवल ऑफ यूजफुल। कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। ये एनिमल एक्युमुलेट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ये बाय द मीन्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये सारे क्यों एक्युमुलेट होते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण। ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है? अमोनिया, अमोनिया से कम टॉक्सिक यूरिया, सबसे कम टॉक्सिक, हाँ तो यूरिक एसिड। कौन सा हुआ? ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी में सबसे पहले आता है अमोनिया, उसके बाद आता है यूरिया, सबसे कम आता है यूरिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? अब aquatic animal excrete ammonia, which of following does not support इनफैक्ट? अमोनिया इजिली soluble in water, नहीं, ये गलत हो गया। अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द किडनी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अमोनिया इजिली soluble इन वाटर, हाँ ये सही है। पहला, अरे रुकिए पूरा करने नहीं देते हो। अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम बॉडी थ्रू द किडनी, ये गलत, किडनी तो प्ले करती ही नहीं। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड लार्ज अमाउंट, ये सही है। अमोनिया गेट कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, बदल सकती है। लिखा क्या? एक्वाटिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट दिस फैक्ट? तो कौन सी चीज नहीं है? सेकंड, अमोनिया के लिए किडनी कोई रोल प्ले नहीं करती है। और यहां लिख रहा है किडनी, किडनी से रिलीज होगा, गलत हो गया। करेक्ट रीजन फॉर टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट लेसर टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट, मतलब बोला गया कि कौन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट। क्यों? ताकि वो कंजर्व कर सके किसको? वाटर को, ताकि वाटर को कंजर्व कर सके। इन एनिमल डैश ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, यानी कुछ एनिमल में क्या कि यूरियोटेलिक लिख रहा है, तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इनसाइड द लिवर, तो लिवर हो जाएगा अमोनिया, यूरिया, लिवर। लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज पेलेट, सही है। अमोनिया गलत, और ये सही है, ये गलत। टॉक्सिक, टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट गलत, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट है बताइए? रेप्टाइल्स में किडनी है, सही है। मैरीन फिश में फ्लेम सेल है, गलत हो गया। ठीक है,
प्लेटी हेलमिंथिस में मालपिगन ट्यूब्यूल गलत हो गया, कॉकरोच में ग्रीन ग्लैंड गलत, पहला ही सही है, ये पहला सही है। excretory organ structure that helps in removal of nitrogenous waste as well as concerned with the osmoregulation। कह रहा है इसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो वेस्ट को भी निकालता है और ऑस्मोरेगुलेशन भी करेगा? हाँ, तो किडनी। वैसे तो सारे हो सकते हैं लेकिन किडनी इनमें से सबसे बेस्ट है। Which of following is not correctly matched? कॉकरोच में नेफ्रीडिया होगा? नहीं। एम्फिऑक्सस में प्रोटोनेफ्रीडिया सही है, ह्यूमन में किडनी सही है, प्रॉन में एंटीनी ग्लैंड सही है, पहला गलत। ये बताइए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा इन एडल्ट एज 40 possessive pair of kidney and pair of नहीं, कह रहा है 40 की उम्र में ऐसा होगा, 40 की हमेशा शुरू से, गलत हो गया। पहला और दूसरा सही है, करेक्ट पूछा है पहला दूसरा। ये बताइए 5 से 7, 10 से 12 सही है ना? और ये बताइए कौन सी बात सही है? गलत पूछा है, कौन सा गलत है हमारे लिए? हाइलम नॉच था और वो सेंटर की तरफ था, कॉनकेव सरफेस पर था, सही है। इनर टू हाइलम ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड कॉर्टेक्स, गलत। पेल्विस था। आउटर लेयर और टफ कैप्सूल था और अंदर 2 भाग थे, सही है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड, तो मेडुलरी पिरामिड में डिवाइडेड होता है, सही है। What is the cortical part that extend between the medullary pyramid as renal column called? तो renal column of Bertini, column of Bertini. Kidney are most crucial organ which process excretion in human. Which of following is incorrect? कौन सा incorrect है? नेफ्रीडिया फंक्शनल यूनिट, नेफ्रीडिया नहीं होगा, नेफ्रॉन्स होता है, तो थर्ड गलत हो गया। फिर कह रहा है ABCD क्या है, बताइए। ए क्या है? इंफीरियर वेना केवा। बी क्या है? कॉर्टेक्स। और सी क्या है? सी रीनल आर्टरी। अच्छा, डी क्या है? रोटा। और ई क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें से मैच हो जाएगा। चौथा, ये मैचिंग पेयर विद इन ईच नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस रीनल ट्यूब्यूल से मैच कर रहा है, ग्लोमेरुलस रीनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल रीनल पेल्विस। कौन सा सही पेयर लग रहा है? थर्ड, ग्लोमेरुलस मैच करेगा बोमेन कैप्सूल से, तभी तो मालपिगियन बॉडी बनाएगा, तो थर्ड हो गया। द टफ्ट ऑफ कैपिलरी वो किसके किसके बीच होता है? यानी ग्लोमेरुलस की बात कर रहा है, एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल, सीधे सीधे एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल। ये पहचानना है। ए क्या है? ए कैलिक्स। सी क्या है? कॉलम ऑफ बर्टिनी। बी क्या है? कॉर्टेक्स। डी क्या है? यूरिटर। डी है यूरिटर। कौन सा ऑप्शन? हाँ, पहला। ए कैलिक्स, बी कॉर्टेक्स, सी रीनल कॉलम और डी यूरिटर, पहला सही है। ये आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मालपिगियन ट्यूब्यूल। कौन सा मालपिगियन बॉडी में नहीं पाया जाता है? मालपिगियन बॉडी की बात कर रहा है। which is not the part of Malpighian body from the list below। मालपिगियन बॉडी की बात कर रहा है, तो मालपिगियन बॉडी में तो ये पाया जाएगा, DCT नहीं पाया जाता है। वुमेन अरे तो ग्लोमेरुलस, फिर DCT जो है यही करने आए तो भैया मत आया करो, खुद डिस्टर्ब करो, दूसरे को भी करो। पहला ग्लोमेरुलस ये आएगा, वुमेन कैप्सूल आएगा, ये नहीं आएगा, सेकंड और 4 नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा सेकंड और 4। किस पे आ रहा है? ये थर्ड। फिर आगे ए क्या है? ई क्या है? पहचानना है। ए क्या है? एफरेंट। ई क्या है? एफरेंट। ये क्या है? PCT। ये क्या है? DCT। और ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है? वासा रेक्टा। ये क्या? कलेक्टिंग डक्ट। देखो किसमें आए, जिसमें भी आएगा अब आ जाएगा।
अब कौन सा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है? पीसीटी और डीसीटी। पीसीटी और डीसीटी दो स्ट्रक्चर हाईली क्वाइल्ड होता है, ये पास वाला है वो दूर वाला। अच्छा फिर which of following collecting duct receive filtrate into the which and is forced to into the filtrate respectively are, मतलब कहां से लेती है और कहां पर देती है। लिखा है द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द फिल्ट्रेट, ऐसा स्ट्रक्चर जहां से कलेक्टिंग डक्ट लेती है तो डीसीटी, और उड़ेलेगी कहां पे? पेल्विस में, पेल्विस में उड़ेलेगी। मालपिगियन कॉप्सल्स ग्लोमेरुलस, मालपिगियन कॉप्सल्स कॉमा नहीं, ये कह रहा है मालपिगियन कॉप्सल्स और पीसीटी और डीसीटी ये सब कॉर्टेक्स में होता है। लूप ऑफ हेनले पेनिट्रेट्स इनटू द मेडुला, तो मेडुला हो जाएगा। तो यहां आना चाहिए पीसीटी, यहां आना चाहिए कॉर्टिकल, और यहां आना चाहिए मेडुला फर्स्ट। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए एफरेंट, बी इफरेंट, सी जो है वो हो जाएगा आपका बोमेन कैप्सूल, पहला ऑप्शन। देखिए हर एक पे कैसे क्वेश्चन बन रहा है ये आपको देखना है मेन। ये ज्यादातर नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले काफी लंबा होता है, तो टू नहीं, हाँ ज्यादातर में शॉर्ट हो जाएगा, तो यहां आएगा नेफ्रॉन्स, यहां आ जाएगा शॉर्ट, नेफ्रॉन्स शॉर्ट, और यहां हो जाएगा लिटिल आ जाएगा, और वहां आ जाएगा सच नेफ्रॉन और कॉल्ड एज कॉर्टिकल, यानी कि कौन सा आ जाएगा? सेकंड, नहीं ये मेडुलर, हाँ ठीक तो है, सेकंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे, ये सही है। करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी के लिए वासा रेक्टा इज नॉट प्रोमिनेंट, गलत। लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, गलत। लूप ऑफ हेनले रन डीप इनटू द वासा रेक्टा, या लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, कौन सा सही है? थर्ड नहीं, लूप ऑफ हेनले गहरा भी होगा और वासा रेक्टा के संपर्क में भी होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही है। फाइन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इमर्ज फ्रॉम, मतलब जो पेरीट्यूबुलर निकला था वो कहां से निकलता है? इफरेंट से। वासा रेक्टा आर माइन्यूट वेसल ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क दैट आर, कह रहा वासा रेक्टा पतली सी वो है जो पैरेलल हो जाती है लूप ऑफ हेनले के। सेकंड, वासा रेक्टा आइदर मिसिंग और ग्रेटली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये वाला। अरेंज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिक्वेंशियल मैनर, सेलेक्ट द अकॉर्डिंग, बोला गया कि सीक्वेंस वाइज बताइए। पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा पीसीटी, तीसरा डिसेंडिंग, चौथा असेंडिंग, पांचवा डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो गए आपके आज तक के, आज वाले लगभग यहाँ के हो गए, बाकी इसके आगे कल करेंगे।